हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे महासागरों का स्वरूप। कल हमने ध्रुवों की खोज देख ली थी और चार्ल्स डार्विन का जो बीगल अभियान था उसको भी देख लिया था। ठीक है, बता दिया था मैंने आपको यह कि ध्रुवों की खोज किसने की थी। नॉनसेन नामक जो नॉर्वे समुद्री विज्ञानी थे उन्होंने की थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है महासागरों का स्वरूप। चलिए देख लेते हैं इसको। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नोट्स की पीडीएफ है वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, एक ऐसा नोट्स है जो बिल्कुल एडवांस लेवल पर बनाया गया है, जिसमें सभी PYQ का एनालिसिस किया गया है और पूरा जो कंटेंट है वह पूरी तरह से करंट अफेयर्स से अपडेट है। ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और वो भी यूट्यूब पर आपको यह सभी क्लास फ्री में दी जा रही हैं। ऐसा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है कि आपको UGC नेट भूगोल विषय का संपूर्ण कोर्स कहीं भी एक जगह फ्री पर मिल जाए। लोग उस कोर्स को 8,000 10,000 इतने ज़्यादा रुपए में बेच रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए इस संपूर्ण कोर्स को बिल्कुल पूरी तरह फ्री में लाया हूँ, जिसमें हमने अब तक 3 क्लास ले चुके हैं और इसकी ये 4 क्लास है। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक है कि यहाँ पर आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वह बिल्कुल ऐसे नोट्स हैं जिनसे कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि यह नोट्स कई बुक पढ़ने के बाद बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि UGC नेट का अभी का जो पैटर्न समझ आ रहा है कि वह करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे आपने देखा होगा UN की जो रिपोर्ट आई थी जनसंख्या पर, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ठीक है, ना ही मॉल्थस का सिद्धांत पूछा, ना ही कोई अन्य सिद्धांत पूछा। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह UN की रिपोर्ट से पूछे गए थे। पर्यावरण भूगोल में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल पर, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वह इसलिए पूछा गया था क्योंकि नवंबर में इसका सम्मेलन हुआ था। नवंबर 2025 में इसका सम्मेलन हुआ था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ हर क्लास में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी UGC जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह पूरी तरह करंट अफेयर्स बेस्ड पूछ रहा है। इसलिए एक ऐसा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है जो कि करंट अफेयर्स से अपडेट रहे और जिसका कंटेंट ना सिर्फ PYQ को सॉल्व करने में मदद करे, बल्कि एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो यह भी बता सके कि आगे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए यह बैच लॉन्च किया है जो कि पूरी तरह फ्री है। इसमें आपको संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। हाँ, समय ज़्यादा लग सकता है, फिर बोल रहा हूँ समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम इसको करंट अफेयर्स से अपडेट रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वह भी आपको बताते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं महासागरों का स्वरूप। स्टूडेंट, आप अपनी ईमानदारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो भी ला रहे हैं वह सब आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, बस इसलिए आपसे बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका ही लाभ है। चलिए अब बगैर कुछ समय गवाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं महासागरों का स्वरूप। शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम व्याख्या एडवर्ड स्विस ने 1875 में की थी। ठीक है, जो शब्द आया था महासागर, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड सुएस ने 1875 में। पृथ्वी का 70%। ठीक है, आपको पूरा याद नहीं रखना है कि पॉइंट के बाद कितना कितना है, बस आपको जो डाटा है आगे के 2 अंक याद रखिएगा कि कितने परसेंट है, तो वह है 70%। पृथ्वी का 70% भाग जलीय है, जिसका 97% भाग महासागरों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, 70% जो भाग है स्थलीय है और उसमें भी 97% जो भाग है वह महासागर के रूप में विद्यमान है। बस फिर बोल रहा हूँ बार बार कि स्टार्ट के 2 अंक याद रखने अपन को, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, लास्ट का क्या है उसको भूल जाइए और ना ही आप इसको याद रख पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके बस उतना ही याद कीजिए, लास्ट के 2 अंक बाद क्या लिखा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, पृथ्वी का 70% भाग जलीय है, जिसमें से 97% महासागर के रूप में विद्यमान है। उत्तरी गोलार्ध में जल 40% है, स्थल 60%, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध
क्यों कहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थलीय भूमि हमें देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग 81% है, स्थलीय भाग 19% है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो आप दोनों फैक्ट समझ लिए होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कथन के रूप में पूछा जा सकता है। कथन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, हर क्लास में बताता हुआ आ रहा हूं। मैं आपको भविष्य के वह क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आ सकते हैं, ठीक है, और हर टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। स्थलीय गोलार्ध का जो सबसे अधिक भाग है वह उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मिलता है। तो बताइए क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या यह स्टेटमेंट सही है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो स्थलीय भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मिलता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने पढ़ा कि स्थलीय भाग जो है 60% वह उत्तरी गोलार्ध में है और सबसे अधिक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, परसेंट नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछेगा आपसे, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला वही एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, कोई संशोधन नहीं होगा। जैसे मैंने पिछली बार क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक ये आएंगे, मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए थे क्लास में ही, वीडियो अभी भी अपलोड है, शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आए हों, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ मंथ पहले क्लास स्टार्ट की और वह आपको आकर ही यह बता रहा है कि यह क्वेश्चन आएंगे, तो यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ना टीचिंग की फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ना कुछ, फिर भी उसने स्टार्ट किया क्योंकि उसे पता था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया है, साल भर हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, जाना है कि अब आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बस नोट कर लिया होगा, स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ उसे नोट्स करना है, नोट्स बनाते हुए चलेगा। फिर बोल रहा हूँ नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम के 1 मंथ पहले जो रिवीजन होता है वह आप नहीं कर पाएंगे। इसकी पीपीटी या पीडीएफ के रूप में तो आपको मिलने वाली है, तपोभूमि एकेडमी का टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन करके रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट होते हैं ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके और छोड़ देते हैं उसको, तो ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि सारे नोट्स वहीं पर मिलने वाले हैं, और वहाँ पर मैंने पहले ही बहुत सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर देखिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। चलिए इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग का 68% भाग उत्तरी गोलार्ध में है, अभी हमने पढ़ा इस फैक्ट को, ठीक है, तथा 32% भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 45% जलीय भाग है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 57% जलीय भाग है, ठीक है। उसी को स्टेटमेंट को आगे थोड़ा विस्तार से समझाया गया है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार 5 महासागर हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने महासागरों को 5 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। किसने 5 प्रकार के महासागर बताए हैं, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण ने 5 प्रकार के महासागरों का वर्णन किया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महासागर और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे सब कुछ विस्तार से आने वाला है, अभी केवल इनसे संबंधित शॉर्ट में फैक्ट देख लीजिए, ठीक है। आगे जब प्रशांत महासागर का जो हम महासागर के नितल के उच्चावच पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हर एक महासागर, उनसे संबंधित कटक, गर्त, द्वीप, हर एक चीज़ को मैं आपको विस्तार से ही समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है महासागरों का स्वरूप, उसमें केवल हम महासागरों से संबंधित कुछ तथ्य फैक्ट हमको जानने हैं, तो बस वो जान लेते हैं। आगे हम नितल के उच्चावच जो होंगे उनमें जब इनको पढ़ेंगे तो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा, विश्व का 53% जलीय भाग विद्यमान, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना है। और विश्व का 53% जो जलीय भाग है वह प्रशांत महासागर में ही मिलता है। फिर बोल रहा हूँ परसेंट नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है। परसेंट ना याद रखिए, अवधारणा को याद रखिए, कंसेप्ट को याद रखिए, परसेंट भूल जाइए, नहीं पूछेगा। फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसमें सबसे अधिक जलीय भाग विद्यमान है, बस इतना याद रखना है। अटलांटिक महासागर विश्व का 24% और जलीय भाग विद्यमान है, ठीक है, विश्व का 24% जलीय भाग इसमें विद्यमान है। हिंद महासागर 21% जलीय भाग विद्यमान है। आर्कटिक महासागर 3% जलीय भाग विद्यमान है। अंटार्कटिक महासागर अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के द्वारा मान्यता प्राप्त जोग यूएनओ के अधीन किया गया है, ठीक है। नोट,
जबकि अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन के अनुसार अंटार्कटिक को महासागर की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यह भी याद रखना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ऊपर के जो 3 फैक्ट हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। 3 फैक्टों को याद रखना है। मैं क्वेश्चन टाइप बता देता हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन टाइप पूछेगा। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे या आगे यही क्वेश्चन आएंगे, और बार बार बोलता आया हूँ, जो बोलता हूँ नोट करने की उसे नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में यही बनने वाला है। किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर से अधिक जलीय भाग प्रशांत महासागर में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, हिंद महासागर से कम जो जलीय भाग है वह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्रम भी याद रखना है। पूछ सकता है सेकंड टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनको जलीय भाग के विद्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो जलीय भाग पाया जाता है वह प्रशांत, अटलांटिक याद रखना है, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, PAI याद रख लीजिएगा। इस प्रकार का कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, इस प्रकार का क्रम बना सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए अब महासागर को उनकी गहराई के अनुसार देख लेते हैं कि सबसे अधिक गहराई किस महासागर की है। प्रशांत महासागर औसत गहराई 4572 मीटर। हिंद महासागर दूसरा सबसे गहरा सागर है, औसत जो गहराई है 3960 मीटर। अटलांटिक महासागर तीसरा गहरा है 3930 मीटर। आर्कटिक महासागर चौथा गहरा महासागर 1205 मीटर, ठीक है। अब इनको अवरोही क्रम में याद रखना है। गहराई के अनुसार निम्नलिखित महासागरों को व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न यही पूछेगा, इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित महासागरों को उनकी गहराई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको 3 से 4 ये चारों नेम दे दिए जाएंगे और फिर पूछेगा कि सबसे अधिक गहराई किसकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटलांटिक को, प्रशांत के बाद अटलांटिक को सीधा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो गर्त कहाँ पढ़े हैं वो अटलांटिक में पढ़े हैं, इसलिए वो अटलांटिक को ही सही करके आएंगे। तो याद रखना है प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। उत्तर आधुनिक काल, इस काल में नए प्रौद्योगिकी के विकास से समुद्री खोज में कई नए अभियान शुरू हुए, ठीक है। उत्तर आधुनिक काल में आप जानते हैं विज्ञान विकसित हो गया था, प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी थी। तो उस काल में जो अभियान चले थे, कुछ महत्वपूर्ण अभियानों को देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही समुद्र विज्ञान में, उन्होंने ही ओशनोग्राफी में एक मजबूत नींव रखी, ठीक है। ओशनोग्राफी को एक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख अभियान, इनको अभियान को याद रखना है और इनसे संबंधित जो सामने नाम लिखे हैं उनको याद रखना, क्योंकि मैच करने में यह पूछा जा सकता है कि मीटियर अभियान निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर मैच करने पर पूछा जा सकता है। जैसे आपने सुना देखा होगा, ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया हो और नहीं दिया हो, अगर PYQ आपने देखे हो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अभियान के नेम दिए जाएंगे और फिर ABCD करके इस प्रकार महासागरों के नेम दिए जाएंगे और फिर पूछता है कि A का 1 सही है, B का 3 सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। मीटियर अभियान दक्षिणी अटलांटिक के लिए हुआ था यह अभियान। गजेल अभियान उत्तरी अटलांटिक के लिए। एल्बाट्रोस अभियान पूर्वी प्रशांत के लिए। बीमा अभियान 1953 में अटलांटिक के लिए। चैलेंजर अभियान 2 1948 से 1952। याद रखिएगा, किसी बुक में नहीं मिलने वाले यह अभियान। फिर बता रहा हूँ, आप कितनी ही बुक पढ़ लीजिएगा, कितने ही नोट्स पढ़ लीजिएगा, यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, कुछ ही बुक में दिए गए थे, वहाँ से ऐड किया गया यह कंटेंट आपके लिए, और कुछ करंट से भी, ठीक है। करंट से मतलब मेरा आशय गूगल से कुछ सर्च करके भी प्रमुख अभियानों को यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। अब पूरी तरह कंटेंट को अपडेट किया गया। इस अभियान में प्रशांत महासागर के उच्चवचों का वर्णन किया गया, ठीक है। चैलेंजर अभियान जो सेकंड था उसमें प्रशांत महासागर के उच्चवचों का वर्णन किया। विश्व के सबसे गहरे गर्त मेरियाना ट्रेंच की खोज की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरियाना ट्रेंच की खोज किस अभियान के दौरान की गई थी, ठीक है। देख लीजिए, मैंने आपको यहीं पर क्वेश्चन बना के बता दिया कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आया ट्रेंच पे कि विश्व के सबसे अधिक गहरे महासागर मेरियाना ट्रेंच की खोज किस अभियान के दौरान की गई थी।
तो वह कौन सा अभियान था? वह था चैलेंजर अभियान सेकंड। सोनार पद्धति, इस सोनार पद्धति को भी देख लेते हैं आखिर यह क्या थी। 1911 में सर्वप्रथम फैसनडेन ने सागर की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया। उसके बाद सोनार किरणों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था सोनार पद्धति का? 1911 में। और किस व्यक्ति ने किया था वह इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, वह है फैसनडेन। 1970 के दशक से महासागरीय विज्ञान में रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, यह फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है। सोनार पद्धति में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? फैसनडेन ने। मैं जो शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप उन पे ध्यान दें। ठीक है, मैं एक ही लाइन को बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि उसे आप अपने नोट्स में ज़रूर से नोट करें, क्योंकि वह पूछी जाने वाली है। ठीक है, आगे के प्रश्न यही होंगे, जो प्रश्न आ चुके हैं बहुत संभव नहीं है अब कि वही बार बार रिपीट हों, इसलिए कुछ नए फैक्ट हम आपके लिए लाए हैं, तो उन्हें नोट करते चलिएगा। ठीक है, किसी बात को मैं ऐसे ही नहीं दोहराता हूँ, अगर किसी फैक्ट को दोहरा रहा हूँ तो उसका मतलब है उसे नोट करना है। सुस्थितिक परिवर्तन, सागरीय जल के जमने और पिघलने से सागरीय जल में होने वाले परिवर्तन को सुस्थितिक परिवर्तन कहते हैं। हमने इस फैक्ट को पहले भी देख लिया था कि सुस्थितिक परिवर्तन क्या होता है। आगे इस टॉपिक को विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं। सुस्थितिक परिवर्तन, यह घटना प्लेस्टोसीन काल में घटित हुई थी। ठीक है, जब हम ब्रह्मांड वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से हमारे जो एरा थे उन सबको देखेंगे। वहाँ पे मैं हर एक एरा को आपको विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, अभी इतना लोड नहीं लेना है, बस जहाँ जो शब्द आ रहा है उसको बस नोट करके रखिए, आगे हर एक चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अभी जिस यूनिट पर चल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। प्लेस्टोसीन काल क्या है और अन्य जो काल हैं सभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन से युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय बना, कौन सी युग में मानव आया, कौन से युग में डायनासोर का विनाश हुआ, ठीक है, किस युग में कोयला बना, हर एक चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन तब जब वह उस यूनिट में आएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ने से उसका कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ केवल मैं उसकी कोई शब्द आता है अगर बीच में तो उसकी परिभाषा मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपको बता भी देता हूँ तो स्थितिक परिवर्तन आगे आने वाला है, पूरा टॉपिक है अलग। ठीक है, विस्तार से उसको पढ़ने वाले, इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ उसकी परिभाषा ऐड की थी। 1978 में विश्व का पहला समुद्री उपग्रह सीसैट ए स्थापित किया गया था। यह नासा के द्वारा निर्मित किया गया था। नासा के द्वारा निर्मित किया गया था। महाद्वीप एवं महासागरों को प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में शामिल किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं महाद्वीप व महासागर होते हैं। जल और स्थल का एक अनुपात दिया है आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। स्थल के मुकाबले जल कितना है। ठीक है, मतलब अगर स्थल 1 भाग है तो जल उसका 2 गुना है, यही तथ्य यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो याद रखना है, कभी ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर स्थल मंडल के मुकाबले जल का अनुपात कम है, तो यह फैक्ट पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। तो यहाँ पर इनका अंतर पूछा जा सकता है, तो इनका अंतर विशेष रूप से याद रखिएगा। महासागरों के जल की ऊपरी सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। महासागरों के जल की ऊपरी सतह का औसत तापमान कितना है? 17.2 डिग्री सेल्सियस है। इसको पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण महासागरीय जल का औसत तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट यह भी है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तीनों ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तीनों स्टेटमेंट दे देंगे और उनका जो डाटा है उसको चेंज कर दिया जाएगा। या फिर एक शब्द में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस या 13 डिग्री सेल्सियस, आसपास का डाटा ही दिया जाता है, इतना याद रखना है। तो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब पृथ्वी पर जल का वितरण देख लेते हैं किस प्रकार है।
यह नोट करने योग्य पॉइंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। पिछले 1 से 2 साल में जितना मुझे याद आ रहा है कि अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि जून 2026 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछ ले डायरेक्ट, ठीक है। उसमें डायरेक्ट पूछ सकता है। महासागर कितना परसेंट है? 97.25%, ठीक है, 97.25%। हिमानिया एवं हिमटोपियों में 2.05%। भूमिगत जल 0.68%। झीलें 0.01%। मृदा में 0.0058%। वायुमंडल में 0.01%। नदियों में 0.0001%। जैवमंडल में 0.00004%। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डाटा जो है उसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भूल जाइएगा कितना डाटा दिया है, हर एक चीज़ भूल जाइएगा, ठीक है। बस इतना ही ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये फर्स्ट वाला नोट कर लीजिएगा बस। बाकी मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये पूरा डाटा नोट करो और इसको रीड करो, इसको पढ़ो, इसका रिवीजन करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। बहुत कम ही पूछेगा तो टॉप के 3 पर पूछेगा, बस इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित जलीय भागों को उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ से 4 से 5 नेम उठा के दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही और आरोही क्रम आप जानते होंगे, मैथ में पढ़ा होगा क्या होता है अवरोही और आरोही क्रम, ठीक है। 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अवरोही और आरोही क्रम पे। जो डाटा वाले फैक्ट होते, डाटा वाले जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, उन पर अवरोही या आरोही क्रम ही पूछा जाता है। तो बस इतना आपसे कहना चाहूँगा, इसको ऊपर से नीचे की ओर जरूर याद रख लीजिएगा, पूछा तो यही जाने वाला है, ठीक है। महासागर का कितना परसेंट है? हिमानिया हिमटोपियों का भूमिगत जल। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम में, इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको बनवाते हुए चल रहा हूँ आप उनको नोट करते हुए चलिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आप जब का भी एग्ज़ाम दें, आप कभी भी एग्ज़ाम देने आए, यूजीसी नेट का या फिर कोई भी अन्य परीक्षा का दे देना, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, बशर्ते अगर आपने करंट अफेयर्स से हर एक टॉपिक को अपडेट करके लिंक करके पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरा विशेष फोकस करंट अफेयर्स पर इसलिए होता है क्योंकि प्रश्न जो अब पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं, उसको लिंक कर कर ही पूछे जा रहे हैं। कोई भी संस्था हो एग्ज़ाम लेने वाली, वह एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन चाहती है जो पूरी तरह अवेयर हो, ठीक है, जो पूरी तरह जागरूक हो, आसपास की चीज़ों पर अपनी राय रखता हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को चुनना सही होता है और सही में ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए। इसलिए मुझे यूपीएससी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसका जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा लगता है मतलब कोई लाइक टाइप का नहीं, लेकिन उसका जो पैटर्न है ना, वो मतलब व्यक्ति को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा देता है जहां उसकी समझ बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्रम बस इतना याद रख लीजिए, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस क्रम याद रख लीजिए। ऊपर से नीचे की ओर 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 नोट कर लीजिए और इनका अवरोही क्रम याद रखना है बस। चलिए आगे देख लेते हैं। यह डाटा भी अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों डाटा इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को नोट करना है अपन को, दोनों ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हिमटोपियों हिमनद, ठीक है। हिमटोपियों हिमनद हमने जो परसेंट देखा था उसका ही यहाँ पर विभाजन किया गया है और विस्तार से उसको समझाया जा रहा है। यहाँ पर हिमनद हिमटोपियों में 77.23%। भूजल, ठीक है, भूजल की बात कर रहे हैं जो भूमि पर होता है, 9.86%। मृदा में नमी 0.17%। स्वच्छ झीलों में 0.35%। नदियों में 0.003% और वायुमंडल में 0.04%। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। इधर पर भी क्रम ही याद रखना है अपन को।
उतना डीप में पूछता भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे तथ्य एग्जाम में जो डाटा होता है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कभी भी, इतना याद रखना है। इसको नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाकी नोट्स इसका मिलने वाला है। बार बार बोल रहा हूँ कि तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आर्या के नेम से उसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं आने वाले समय में हम। ठीक है, निरंतर चलेगी यह क्लास। अब रोज़ 1 से 2 क्लास ली जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि रोज़ ही 2 क्लास ली जाएं और संपूर्ण सिलेबस को 6 मंथ में कंप्लीट करा दिया जाए। 1871 में रॉयल सोसाइटी ने एक बड़े अभियान दल को संगठित करके समुद्रों में जीवों के वितरण संबंधी तथ्यों का पता करने की योजना बनाई। किसने योजना बनाई? रॉयल सोसाइटी ने। 1872 से 1876 ईस्वी तक चलने वाला चैलेंजर अभियान। सन याद रखना है, पूछा जाएगा, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। कुछ तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ सन भी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं ना जो कि एक तीव्र परिवर्तन लाते हैं किसी भी, ठीक है, किसी भी फील्ड में। अगर कोई विचारधारा होती है, कोई अभियान होता है, कोई योजना होती है, अगर वह पूरे परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, ठीक है, अगर उस क्षेत्र में अगर वह तीव्र परिवर्तन करती है तो वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एग्ज़ाम के लिए उसकी प्रासंगिकता होती है, इसलिए वह एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 1872 में 1872 से 1876 ईस्वी तक चलने वाला चैलेंजर अभियान वास्तव में पहला सबसे बड़ा पूर्ण रूप से समुद्र विज्ञान से संबंधित अभियान था। समझ गए होंगे क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, चैलेंजर अभियान पूछा जा चुका है, फिर से बोल रहा हूँ, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मील का पत्थर जो बोला जाता है ना, कोई परिवर्तन करता है उसे मील का पत्थर बोला जाता है। HMS चैलेंजर नामक जहाज पर बेविल थॉम्सन के नेतृत्व में अटलांटिक और प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग का अनुसंधान किया गया था। चैलेंजर अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, उसने क्या कार्य किया यह देख लिया है। अब चैलेंजर अभियान के उद्देश्य भी देख लेते हैं, आखिर क्यों यह इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। विशाल महासागरीय बेसिनों में गहरे सागरों की भौतिक दशाओं का पता लगाना, नितल पर एकीकृत निक्षेपों के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों एवं उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना। निक्षेप क्या होते हैं, डिपॉजिट क्या होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक टॉपिक है अलग से ही इस पर, ठीक है। डिपॉजिट पर एक पूरा अलग से टॉपिक है, बहुत सारे हम डिपॉजिट पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं, सारे प्रकार के निक्षेपों को हम पढ़ने वाले हैं। अभी जो शब्द आया है बस उसको नोट कीजिए, जो फैक्ट आया है उसको नोट कीजिए बस। नितल पर जैव पदार्थों के वितरण की खोज करना, इसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं हम। चैलेंजर अभियान रहा, उसके उद्देश्य पढ़े जा रहे हैं। समुद्री जल के रासायनिक संगठन का विश्लेषण करना, देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जिन्होंने बहुत कुछ खोज की। दुनिया के सामने कुछ ऐसे फैक्ट को, ठीक है, दुनिया के सामने कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे तथ्यों को रखा जिनसे अभी तक सभी अनजान थे। अब उद्देश्य के बाद इसकी उपलब्धियां भी देख लेते हैं कि उद्देश्य के बाद क्या उपलब्धियां रहीं। प्रवाल भित्तियों की संरचना और उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी मिली, ठीक है। यह वह अभियान था जिसने प्रवाल भित्तियों से संबंधित हमको जानकारी दी कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, वह किस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें बनती हैं, अभी हम देखने वाले हैं। अभी प्रवाल भित्ति नोट करते हुए चलना है बस कि प्रवाल भित्ति से संबंधित आगे टॉपिक आने वाला है, ठीक है। जहाँ जो आने वाला मैं बताते चल रहा हूँ कि उसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं विस्तार से। प्रवाल भित्ति नोट कर लीजिएगा, प्रवाल भित्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी होंगे आगे, 2 से 3 इसको पढ़ेंगे हम। विश्व मानचित्र पर गंभीर समुद्री निक्षेप का वितरण प्रदर्शित किया, ठीक है। जो डिपॉजिट थे ना, जो कि किस प्रकार के डिपॉजिट समुद्र में किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, मग्न तट पर ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर गर्तों में किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, ढाल पर किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, यह सब जानकारी इस अभियान ने दी थी हमको, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए कितनी कुछ इसकी प्रासंगिकता दिख रही है, ठीक है। चैलेंजर अभियान की जो अगर उपयोगिता, प्रासंगिकता पर प्रश्न इधर तो नहीं पूछेगा यूजीसी नेट में, लेकिन यूपीएससी जो ऑप्शनल होता है भूगोल विषय, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य है कि अगर यूपीएससी वाला भी इसको देखे तो वह अपने ऑप्शनल को यहीं से तैयार कर सकता है, ठीक है। मैं उतना विस्तार से पढ़ाने वाला हूं आपको, बाकी कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत भी होंगी इसमें, मैं मानता हूं, क्योंकि यूपीएससी के लिए
थोड़ा जो लेवल होता है उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ एडवांस पढ़ने की भी ज़रूरत होगी। यहाँ हम उपलब्धियाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ हम कोई सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम सिद्धांत की केवल विशेषताएं देख रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में जो पूछा जाता है, विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, आलोचना कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, अगर कोई यूपीएससी वाला स्टूडेंट इन क्लास को देखे, अगर वह कमेंट करता है, ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो ऑप्शनल के रूप में जियोग्राफी लेता है और अगर उसका कमेंट आता है कि ऑप्शनल के लिए भी ऐसे नोट्स बना दीजिए जो यूपीएससी में हेल्प करें, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे नोट्स मैं लेके आऊँगा जो कि बिल्कुल यूपीएससी लेवल के होंगे और पूरा कंटेंट उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि डायरेक्ट आपके ऑप्शनल में प्रश्न पूछे जाएँ, ठीक है। मेरा स्वयं का ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, इसलिए मैं इस प्रकार की बातें बोल रहा हूँ, मैंने उसको डीप पढ़ा है उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बेविल थॉमसन ने बोयोग ऑफ द चैलेंजर द एटलांटिक में सारगैसो सागर का विस्तृत विवरण किया। अब यहाँ पर आ गया सारगैसो सागर। अब आपके मन में अगर प्रश्न आ रहा हो कि है क्या सारगैसो सागर, कहाँ है, तो इतना आप मत सोचिए। सारगैसो सागर क्या है, कहाँ है, कैसे निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में बना, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि सारगैसो सागर का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि वह आगे आएगी, बस धैर्य रखना है। कुछ दिन की क्लास में जैसे ही समुद्र विज्ञान आपका कंप्लीट होगा, आप यह जान पाएंगे कि आप एक ऐसे लेवल पर हैं कि आप स्वयं भी समुद्र विज्ञान को पढ़ा सकते हैं और सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं समुद्र विज्ञान से उनको सॉल्व कर सकते हैं, वह आपकी रेंज में ही रहेंगे। देख लिया, सारगैसो सागर का विस्तृत विवरण दिया। महासागरों के नितल के उच्चावच, गहरे समुद्रों के नीचे तापमान, ज्वार भाटा, धाराओं के मापन, जल के भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था। इस अभियान की यह भी उपलब्धि रही। द्वितीय चैलेंजर अभियान 1951 में आयोजित किया था। तो फर्स्ट पूछ सकता है कि फर्स्ट कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, ऐसा सन पूछा जा सकता है, पूछेगा तो नहीं, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो छोड़ देना ही बेहतर होता है, ठीक है। नहीं तो एक प्रश्न के लिए हम उन सन को रटने नहीं बैठेंगे जिनको कभी याद ही नहीं किया जा सकता है। इसके वजह हम उन अवधारणाओं, उन कंसेप्ट पर फोकस करेंगे जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा, आपके सामने शो भी हो रहा होगा, आपके सामने दिख भी रहा होगा, महासागरों का क्षेत्रीकरण। इस बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा नहीं है कि इस बार ही पूछा गया है, हर 1-2 साल छोड़कर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उस पर कोई रिसर्च पब्लिश होती है, अगर करंट अफेयर्स में, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर में अगर उससे संबंधित थोड़ा सा भी अगर एक फैक्ट भी आ जाता है तो मानकर चलिए कि वह क्वेश्चन, वह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं हर क्लास में आपको एग्जाम्पल देता हुआ चल रहा हूँ बहुत सारे, और आगे भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। जो टॉपिक जिस टॉपिक से संबंधित आता जाएगा वहाँ बताता हुआ चलूंगा कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। पूरी तरह करंट अफेयर से अपडेटेड कंटेंट है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स मैं इसका वहीं अपलोड करने वाला हूँ अभी, और यूट्यूब चैनल जो है आर्यन से है, जिस पर अभी आप क्लास देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।